सो हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं GOC2। GOC1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? बॉन्ड क्लीवेज पूरा कंप्लीट, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, अटैकिंग रेजिड में कंप्लीट इलेक्ट्रोफाइल और कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो हमें जानकारी होनी चाहिए। सो GOC1 मैंने छोटा पार्ट उसको पढ़ा है। अब GOC2 ये काफ़ी बड़ा है। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो GOC2 इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये काफ़ी बड़ा होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, वन बाय वन मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले नाम जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, मतलब कुछ ऐसे इफेक्ट्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का क्या मतलब हुआ? दोज इफेक्ट्स विच डिस्क्राइब अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट विद इन अ सबस्ट्रेट। So those effects which explain या give information about electron density within a molecule। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन ए मॉलिक्यूल। सो किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में जो बताएगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। और हम लोगों को पता था ना, यही पढ़ना है। इसी चीज़ के लिए हम लोग पूरा GOC पढ़ रहे हैं कि सबस्ट्रेट के किस पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या किस पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। भाई यही तो सीखना था हम लोगों को, तो यही तो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का यही काम है। ये क्या पता लगाने वाला है? किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है और कितना है। दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं, एक का नाम है परमानेंट इफेक्ट और दूसरे का नाम है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट जो हमारा होगा वो काफी पतला हो गया। परमानेंट इफेक्ट, नाम से बताओ, नाम से क्या लग रहा है? परमानेंट इफेक्ट। और दूसरा क्या होगा? टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी और परमानेंट में सबसे पहले अगर डिफरेंस पूछा जाए तो क्या डिफरेंस होगा? दूसरा है हमारा टेम्पररी इफेक्ट। कुछ देर के लिए नहीं, ऐसे नहीं, कुछ देर के लिए रहेगा, एक ज़्यादा देर के रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दो टाइप का है, टेम्पररी और परमानेंट। तुम बता बालक, क्या लगता है? टेम्पररी है, परमानेंट है, सो क्या होगा? देखो, परमानेंट का मतलब होता है जो इफेक्ट है किसी के आने और जाने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तब वो परमानेंट है। और अगर किसी के आने जाने से इफेक्ट हो जा रहा है तो वो टेम्पररी है। सो परमानेंट इफेक्ट्स आर दोज इफेक्ट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिएजेंट। रिएजेंट आए चाहे ना आए, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी या मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी में फर्क ना पड़े तो परमानेंट है। अगर रिएजेंट डालने पे इफेक्ट ऑब्जर्व हो और रिएजेंट को रिमूव कर लें और इफेक्ट एलिमिनेट हो जाए तो वो क्या है? टेम्परेरी, क्योंकि डिपेंडेंट है ना किसी पे। सो हमारा परमानेंट इफेक्ट क्या हो गया? ये किस पे डिपेंड नहीं होता? नॉट डिपेंड ऑन रिएजेंट, या कह सकते हो इनडिपेंडेंट ना, नॉट डिपेंडेंट ऑन रिएजेंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? रिमूवल और एडिशन ऑफ रिएजेंट नॉट अफेक्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम रिएजेंट को ऐड करें, रिमूव करें तो उससे मॉलिक्यूल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है? रिएजेंट डिपेंडेंट है, रिएजेंट डिपेंडेंट। अगर हम रिएजेंट ऐड करेंगे तो ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा,
रिएजेंट रिमूव करेंगे तो इफेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो इफ ऐड रिएजेंट इफेक्ट ऑब्जर्व, and if we remove reagent effect eliminate। सो टेम्पररी का मतलब समझ में आ गया और परमानेंट का। टेम्पररी में रिएजेंट आएगा तो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, रिएजेंट चला जाएगा तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जबकि परमानेंट में क्या होगा, रिएजेंट आए चाहे जाए इफेक्ट कुछ पड़ने वाला नहीं है। दिस इज द क्लियर कट। अब देखो टेम्पररी कितने टाइप का होता है। सबसे पहले ये 6 टाइप का है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा कंजुगेशन, कंजुगेशन। तीसरा मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। चौथा है रेजोनेंस, रेजोनेंस। पांचवा है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। और छठा है SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। ये 5 इफेक्ट है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और इसमें एक टाइप का होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो हम लोग ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें कितने पढ़ेंगे? 6 इफेक्ट। ऑल दीज इफेक्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सबके अपने अपने रोल हैं और सब एक के बिना एक का काम नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि पूरा कंप्लीट तरीके से ऑर्गेनिक समझ में आए तो इस सब को बेहतर तरीके से समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा और हम पूरा बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड वन बाय वन। सबसे पहला हेडिंग डालो, मेन हेडिंग इंडक्टिव इफेक्ट। द फर्स्ट हेडिंग इज इंडक्टिव इफेक्ट। पहले इसके पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, आप लोगों ने कहीं पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट डिटेल में या शॉर्टकट में? कुछ भी? कहाँ से पढ़ा? ऐसे अगर मेरा पढ़े हो तब तो ठीक है, अपने से कभी पढ़े हो कहीं से और किसी और चैनल से या कहीं से कुछ और? किससे पढ़े? यूट्यूब से या खुद से? मेरे वाले के दूसरे वाले? किसके? कब पढ़ा? अच्छा लास्ट ईयर, ठीक है। देखो कुछ भी पढ़े हो, कुछ भी सीखे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? लर्निंग, लर्न करना। क्या लर्न किया है, कितना लर्न किया है, उसको अप्लाई करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सो इस बार जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें देखो आपने जो भी पढ़ा होगा, देखो नॉलेज कहीं से मिले, नॉलेज लेने से मतलब है। बस ये रहे नॉलेज सही हो, अप्रोप्रिएट हो, सही तरीके से दिया गया हो। अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल खोल के देख लो, बैठ जाओ, 1000 लोग नॉलेज दे रहे हैं, कई लोग खुद नहीं पता तब भी नॉलेज दे रहे हैं। सबसे बेहतर बात ये होता है आजकल देख रहे हैं, जिसको जितना कम नॉलेज है उतना ज़्यादा देता है ना। अब सवाल ये है कि जो आपने पढ़ा और जो क्वेश्चन आया, अगर दोनों में मैच हो रहा है 50% से ऊपर तो कंटेंट सही माना जाएगा, अवेलेबल है। और पता चला आ कुछ रहा है, पढ़ा कुछ रहे हैं, समझ कुछ आ रहा है, तो कोई कंटेंट काम का नहीं है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हर टीचर चाहता है अपने तरफ से बेहतर ही करना, हर कोई चाहता है बेहतर करना, बट सम वाट कभी कभी हो सकता है हमें कम समझ में आता है, इसका मतलब नहीं कोई टीचर खराब हो गया, आपको कम समझ आया, हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। बट लेक्चर के साथ साथ किताब पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लगाना। आप बहुत मैं पढ़ा दिया, मैंने काम दिया कि 10 क्वेश्चन लगा के आना, और आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन लगाए ही नहीं।
सो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं अगर क्वेश्चन नहीं लगा तो क्वेश्चन लगाना होगा। ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन डीपीपी है, क्वेश्चन बैंक है, नहीं है तो किसी का उठा लो, कोई एक बुक उठा लो, हिमांशु पांडे उठा लो, MS चौहान उठा लो, रेजोनेंस का सीट उठा लो, एलन का सीट उठा लो, आकाश का सीट उठा लो, किसी का सीट मिल जाए, चैप्टर वाइज उठा कर पढ़ना चालू करो। सो लेट अस स्टार्ट विथ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो जब मैं कोई इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ क्या पूछेंगे, ये क्या है, इफेक्ट क्या है। दूसरा क्यों है, किसकी वजह से इफेक्ट आया, और इस इफेक्ट की वजह से क्या चीज़ें बदल जाएंगी। भाई पहली बात, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, और मेरी वजह से क्या चीज़ें होंगी। अगर तीनों पता चल जाए तो पूरा कहानी सॉल्व हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है इंट्रोडक्शन, या बोल सकते हो जनरेशन ऑफ पार्शियल चार्ज हो जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल चार्जेस ओवर द मॉलिक्यूल। सो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल चार्जेस ओवर द मॉलिक्यूल। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल पे पार्शियल चार्ज डेवलप कर देता है। ठीक है, पार्शियल चार्ज। अब पार्शियल चार्ज क्या होता है, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये है पार्शियल चार्ज। जैसे मान लो डेल पॉजिटिव पार्शियल चार्ज और डेल नेगेटिव पार्शियल चार्ज। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो मॉलिक्यूल के ऊपर क्या ला देगा, पार्शियल चार्ज लाएगा। अब दूसरा सवाल उठता है, ये पार्शियल चार्ज किसकी वजह से आया। सो दिस पार्शियल चार्ज इज अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम जो आपस में कोवेलेंट, जैसे मान लो एटम ए दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इंडक्टिव इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, और डिफरेंस नहीं है तो इंडक्टिव नहीं होगा। when electronegativity difference between two atom bonded through, किसके थ्रू बॉन्डेड हो, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इफेक्ट अराइजेस। समझ में आ गया, ये इफेक्ट कब अराइज होगा, जब दो मॉलिक्यूल दो एटम जो आपस में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े हों और उनमें क्या आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो जो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा वही क्या कहलाएगा, इंडक्टिव। देखो जरा इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल में आखिरी जो एटम है वो क्या है, कार्बन और क्लोरीन का। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर के मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो आप लोग ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जाएगा उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो किसके पास जा रहा है, क्लोरीन के पास। किसके पास से जा रहा है, कार्बन के पास। तो कार्बन पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, क्लोरीन पे क्या चार्ज आया। अब इसका कुछ इफेक्ट इस पे भी पड़ेगा बट इससे थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इसका इलेक्ट्रॉन खींचा गया तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ये होगा। इसको कम इफेक्ट हुआ तो डबल डेल्टा, डेल्टा मतलब जितना डेल्टा उतना कम इफेक्ट। इसमें क्या होगा, ट्रिपल डेल्टा। यहाँ क्या हो गया, क्वार्टर डेल्टा। इसका मतलब यहाँ इफेक्ट क्या है, सबसे कम है। अब अगर हमारे पास एक एरो से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यही ना। वहाँ 4 एरो बनाया, यहाँ मैं 3 एरो बना रहा हूँ। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। सो इलेक्ट्रॉन देखो किधर मूव कर गए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कर गया ना। ये क्यों जनरेट हुआ, अगर ये ईएन डिफरेंस नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल था, नहीं पॉसिबल था। सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा तो क्या इंडक्टिव इफेक्ट पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इंडक्टिव अगर होना है तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया, ईएन डिफरेंस होना चाहिए। तो पहला इफेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल चार्जेज ओवर द मॉलिक्यूल। क्यों ये चार्ज डेवलप होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम।
ठीक है ना। एक पॉइंट और लिख लेने दो, फिर तुम लोग लिखना इसको। तीसरी बात ये हुई कि इसमें होता क्या है, इस इफेक्ट में क्या होता है। तो इस इफेक्ट में होता ये है, थर्ड पॉइंट, कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर गया, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या हुआ, पोलराइजेशन ऑफ क्या, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से कहां गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यही हुआ है ना। सो ये तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्या हुआ, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पोलराइज हो गया या ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया। ट्रांसफर से बेहतर वर्ड है क्या, शिफ्ट हो गया। सो आपको पूरा इफेक्ट समझ में आया, इफेक्ट क्या है ये बात समझ में आया, इफेक्ट क्यों है और इफेक्ट से क्या हुआ। एवरीथिंग इज रिटन इन 3 पॉइंट्स। अब ये कितने टाइप का होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या एप्लीकेशन है, इसके जस्ट बाद पढ़ाने वाला हूँ। ये सारी बातें आप लोग नोट कर लो, सभी लोग इस बातों को नोट कर लो। देखो जो भी बात में डाउट हो, जो भी पॉइंट लगे कम समझ में आए तुरंत बताना, ठीक है ना, क्योंकि जीओसी नहीं आया तो ऑर्गेनिक नहीं आएगा। एवरी इफेक्ट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और आराम से पढ़ो, बस समझ में नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक नहीं आएगा, इसके बिना जरूरी है समझ में आना। तीनों बात समझ में आ गई। अब कुछ एग्जाम्पल्स कराते हैं, ठीक है, शुरू करा जाए। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से करना ना, एरो बनाना है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेगा। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल पे NO2 लगा दिया, N डबल बॉन्ड O O, एक हो गया। दूसरा है MgBr, तीसरा है CH3 CH2 NH3 प्लस, इसको CH2 कर लो, यहाँ चलते हैं CH3 CH2 CH3 NH3 प्लस, और एक और है CH3 CH2 CH2 MgBr तो हो चुका है ना, लिथियम। इन सब में एरो बना के शो करना है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेगा। तो बताइए पहले वाले में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेगा। इन फर्स्ट केस इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट क्या होगा। सो देखो ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ कि नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ विड्रॉ होगा, तो हम लोग कितने एरो लगाते हैं, 4, इस पे 3, इस पे 2 और इस पे 1। क्लियर है। इस वाले में ये कार्बन और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी नहीं होती है, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो मेटल से किधर इलेक्ट्रॉन आएगा, कार्बन की तरफ। तो यही बात ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे 3 एरो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। इस वाले केस में नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ। व्हाट अबाउट दिस, कार्बन की तरफ, क्योंकि लिथियम क्या है, मेटल, एंड मेटल हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। हर मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। सो ये सब का डायरेक्शन है। ये पहला था, बना लो सभी लोग, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। चल नेक्स्ट। सो अब जैसे मिल गया इंडक्टिव इफेक्ट, रास्ते में कैसे पहचाने कि कहाँ मैं इंडक्टिव हूँ कि नहीं हूँ, पहचानना पड़ेगा ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए 5-6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले मैं आपको सब बता दूं। पहला है ये परमानेंट इफेक्ट है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट हो रहा है, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होगा। दूरी के साथ इफेक्ट घट रहा है, नज़दीक वाला ज़्यादा इफेक्टेड था, दूर वाला कम, तो इन्वर्सली हुआ कि डायरेक्टली हुआ, इन्वर्सली, भाई दूर से कम। तीसरा पॉइंट हो गया यूनिडायरेक्शनल है। चौथा पॉइंट एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। पांचवा पॉइंट ये एडिटिव इफेक्ट होता है। एडिटिव का मतलब अगर एक में 1 लगा है, एक में 2, एक में 3, तो जिसमें 3 लगा है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा देन एक वाला, ज़्यादा ग्रुप ज़्यादा इफेक्ट। और लास्ट पॉइंट है कि जब भी ये इफेक्ट होगा कोई भी एटम अपना ऑर्बिटल छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। बाहर गया तो टूट गया ना, आयनाइज हो गया, और मॉलिक्यूल आयनाइज हो गया तो खत्म हो जाएगा। सो सारी बातें 1 by 1 नोट करना। सबसे पहले क्या है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इसलिए हो रहा है कि जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा ना। दूसरा क्या है, इट ऑपरेट्स थ्रू, किसके थ्रू ऑपरेट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ओनली, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज यूनिडायरेक्शनल। इलेक्ट्रॉन किधर मूव किए हैं, हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, तो इट इज यूनिडायरेक्शनल। चौथा पॉइंट क्या हुआ, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है ना, क्योंकि दूरी के साथ इफेक्ट देखो घटा या बढ़ा है तो डिपेंडेंट हो गया। पांचवा, इट इज एन एडिटिव इफेक्ट, ज़्यादा लोग तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, इट इज एन एडिटिव इफेक्ट। और सबसे लास्ट वाला है इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट लीव, पेयर नॉट लीव इट्स ओरिजिनल ऑर्बिटल, इट्स ओरिजिनल ऑर्बिटल। तो जो भी हमारा
दो एटम के बीच में बॉन्डिंग है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बस शिफ्ट होके लेस से मोर की तरफ चला जाएगा। ये नहीं कि लेस को छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला गया तो टूट गया ना, आयनाइज हो गया। और अगर एक बार आयनाइज हो गया तो इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा, समझ लेना इस बात को। सो शिफ्ट होगा, आयनाइज नहीं होगा। आयनाइज होगा तो हेलोजन निकल कर बाहर चला गया कार्बन से, अब इंडक्टिव इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, कहाँ इंडक्टिव होगा कहाँ नहीं होगा। सो दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। चलो उठा लो हेडिंग, सारे पॉइंट लिख लिए ना, सारे बात समझ में ना, हर एक पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है ना, तो अगर मतलब नहीं समझ में आए तो कोई मीनिंग नहीं, खत्म। चलो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कितने टाइप का होता है इंडक्टिव इफेक्ट? दो टाइप के, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे उसको प्लस आई बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उसको हम लोग माइनस आई बोलेंगे। तो लिखो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला है इट इज ऑफ टू टाइप। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। सो इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ऐसे नहीं, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो, नाम से इसका लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मतलब अगर ऐसे ग्रुप या एटम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? इनके कैटेगरी में। ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएंगे? दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इनको हम लोग ईडीजी कहते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, डी फॉर डोनेटिंग, जी फॉर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो those atom or group which increase electron density on molecules are known as, वो किसकी तरह जाएंगे? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, वो सब प्लस आई इफेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। तो जब इनको जोड़ोगे, किसी कार्बन के चेन पे जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। और जो घटा देंगे वो क्या करेंगे? माइनस आई। तो जो जोड़ देंगे वो प्लस आई है। आइए इनके एग्जाम्पल करते हैं। सबसे बढ़िया NH माइनस करता है प्लस आई। ठीक है, उसके बाद O माइनस करता है, फिर COO माइनस करता है, उसके बाद करता है टर्सरी एल्काइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड टर्सरी एल्काइल ग्रुप। उसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद नॉर्मल मेथाइल, नॉर्मल मेथाइल के बाद मेथाइल हो गया वहाँ ना, नॉर्मल मेथाइल के बाद करता है ट्राइटियम,
फिर ड्यूटेरियम, फिर प्रोटियम। प्रोटियम को मतलब हाइड्रोजन जो है उसका जीरो माना जाता है, दिस हाइड्रोजन इज इक्वल टू जीरो। तो अगर कोई इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई, और इससे कम देगा तो माइनस आई। तो हम हाइड्रोजन को क्या मानते हैं, रेफरेंस, कि इसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो प्लस आई कैटेगरी में डाल दो, विड्रॉ कर रहा है तो माइनस आई के। यहाँ पे T फॉर ट्राइटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, D फॉर ड्यूटेरियम वो भी हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटोप है। क्लियर है ना। ये 8 क्लास हो गया। फिर बी क्लास में देखो क्या होगा, जैसे CH3 होता है, हम Ct3 लगा दिए, एक में CD3 लगा दिए और एक में CH3, कौन ज़्यादा पावरफुल होगा भाई, H से ज़्यादा T दे रहा था तो इसमें 3 ठो T है उसका ज़्यादा प्लस आई होगा, फिर इसका, फिर इसका। क्लियर है ना। 2 तीसरा पॉइंट है C टाइप का है। C पॉइंट में हमें ये समझना है कि C में क्या हो रहा है। तो C में ये है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो प्लस आई घटेगा कि बढ़ेगा, आप लोग बताओ। इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेज, प्लस आई इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीजेज। भाई ब्रांच बढ़ेगा तो ग्रुप नजदीक आ जाएंगे ना, और नजदीक आएंगे तो क्या होगा, प्लस आई ज्यादा करेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल के तौर पे इसको देखो, मान लो 4 कार्बन का हमें ग्रुप लगाना, ठीक, 4 कार्बन का, और हमारे पास एक ब्यूटाइल हो गया, दिस इज CH3, CH3, 4 कार्बन का है, तीनों मेथिल एक ही कार्बन पर लग गए। अब इसमें क्या करें, एक डिस्टेंस कम कर लेते हैं, तो एक डिस्टेंस कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH3, देखो ये भी 4 ही कार्बन का है, बट मेथल कहाँ हो गया, दूर हो गया कि नहीं हो गया। और इस बार पूरा ब्रांच खत्म कर देते हैं, नो ब्रांचिंग, तो मेथाइल कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट में। अब आप बताओ, ब्रांचिंग 3 था तो सबसे ज़्यादा प्लस आई होता, 2 था तो थोड़ा कम हुआ, और 1 हो गया तो सबसे कम हो गया। तो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग बेटा उतना ज़्यादा प्लस आई। यहाँ पे मेथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, ये सब कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे एक यहाँ है और एक यहाँ है। इस केस में देखो बहुत दूर हो गया ना इससे, इस ग्रुप से, यही तो जुड़ना है। तो ब्रांचिंग जितना ज़्यादा होगा प्लस आई उतना ज़्यादा काम करेगा। तो ये 3 ऑर्डर आपको लगाना है, तीनों ध्यान में रखना है, बना लीजिए। पूरा ऑर्डर अच्छे से लगाना, ऑर्डर याद भी हो, अभी प्रैक्टिस करेंगे, ऑर्डर याद हो जाएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस का मैटर है। बन गया। सो ये था हमारा टाइप 1 में प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब लिखो माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के विड्रॉइंग। तो ऐसे ग्रुप एटम जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, विड्रॉ करते हो, ठीक है। सो दीज डिक्रीज या दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरो मुंडी नीचे है मतलब डिक्रीज, ठीक है, दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। EWG का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हो, विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अब चलो देखते हैं
ऐसे ग्रुप या एटम जो क्या करते हो, किसी भी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हो। सो दोज ग्रुप और एटम, दोज ग्रुप और atoms which decrease electron density from carbon chain, तो जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे, फ्रॉम कार्बन चेन एक्ट एज -I ग्रुप, वो -I ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ठीक, इसमें बहुत सारे हैं, कई सारे हैं, अब सबको वन बाय वन हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमारा है NF3+, फिर NR3+, उसके बाद हमारा आएगा OR2+, फिर आ जाएगा हमारा NH3+, देन NO2, देन साइनाइड, देन उसके बाद SO3H, SO3H के जस्ट बाद आता है हमारा एल्डिहाइड CHO, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सभी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो उसका -I ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा -I। आयोडीन, उसके बाद आता है फिर हमारा OR, OAR, ठीक है, OAR के बाद आता है OR, कोई ईथर वाला ग्रुप, फिर OH, उसके बाद आता है NR2, फिर NHR, फिर अमोनिया मतलब NH2 ग्रुप, एंड देन इसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बेंजीन, उसके बाद बेंजीन, बेंजीन के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, H = 0। ठीक है, अभी एक बार ऑर्डर लगा लो, इतना बड़ा है, इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बार प्रैक्टिस होगा कि सब याद आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम टाइम किसके किसके बीच पूछते हैं ये बता देता हूँ। ये पूछा जाता है, NO2 पूछा जाता है, CN पूछा जाता है, और एल्डिहाइड लगा रहेगा, CHO लगा रहेगा, और फिर उसके बाद ये लगा रहे NH2 लगा होता है, और OH लगा होता है। जिनको गोला किया हूँ मैक्सिमम टाइम इन्हीं में से रहता है कोई, तो इनको अलग से लगा लेना, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर COOH, फिर NH2। हैलोजन का तो हमेशा याद रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो तो ऐसे बचपन से पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा एक्टिव होगा। तो जिनको गोला लगाया हूँ वही मेन है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। हो गया, तो ये टाइप समझ में आ गया, ऑल टाइप्स। अब हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज़्यादा मेन यही पार्ट है, बिना एप्लीकेशन के हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट समझ आने वाला नहीं है। आपको पूरा एप्लीकेशन यही पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा क्यों है उस सब का निचोड़ यही आने वाला है एप्लीकेशन पार्ट में। ठीक है, सो हम लोग एप्लीकेशन करके देखेंगे क्या क्या हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट किन चीज़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, सो पहले सबका नाम लिखा जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होती हैं। सो हेडिंग डाल दो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
देखो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट थिंग। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सबका नाम लिख दो पहले में, क्या क्या पढ़ना है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, अभी 6 इंटरमीडिएट पढ़ाया था ना, उनमें से 3 का स्टेबिलिटी ये डिसाइड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तीसरा है एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। चौथा होगा हमारा यहाँ पे, फोर्थ वन इज एसिडिटी ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जितने भी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी एसिडिटी। चौथे के बाद पांचवा एप्लीकेशन है इसका, फिफ्थ वन इज बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन, बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स। छठा है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सातवां एप्लीकेशन इसका, सेवेंथ एप्लीकेशन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइन। इंटरमीडिएट है ना बेंजाइन अपना, तो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइन, देखना बेंजाइन की रिएक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और आठवां एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इतने एप्लीकेशन है इंडक्टिव के। अब समझ रहे हो, अगर ये सारे एप्लीकेशन आ जाएं तो आधा ऑर्गेनिक रिएक्शन कहानी बन जाएगा हमारा ना। और ये सब आएंगे, सबको आना है, सब पढ़ना है, तो सब सिलेबस में है। ये सब एनसीईआरटी का पार्ट है, ऐसा नहीं कि हम एनसीईआरटी के बाहर जाके बता रहे तुमको या आउट ऑफ सिलेबस बता रहे, नहीं, ये सब के सब आपको एनसीईआरटी में पढ़ने थे। नीट के सब पार्ट हैं। कार्बोकेट कार्बन के स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आता ही है, एसिडिटी से आता है, एल्कोहल की रिएक्टिविटी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है, ल्यूकास टेस्ट से सिंपल होगा, पिछले ही साल आया था। एसिडिटी से क्वेश्चन आता है, बेसिसिटी से भी क्वेश्चन आता है, एल्किलाइड से भी क्वेश्चन आता है। मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है ना, शुरू करें। तो सबसे पहला हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नहीं, अभी हेडिंग मत डालो, उसके पहले कुछ बताना है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और स्टेबिलिटी का रिश्ता क्या होता है। देखो बच्चों, है क्या, जब तक हमें ये जो पहला बताने जा रहा हूं ये नहीं पता होगा, आप गलती करते रहोगे। जब एक बार ये पता चल चुका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है ना। सो हम लोग पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों का रिलेशन। आपको जो पता हो बता सकते हो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टेबिलिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जरा बताओ, तुम लोगों को कुछ पता है इसके बारे में। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नहीं मैं अभी इंटरमीडिएट थोड़े पूछ रहा हूं तुमसे, मैं इंटरमीडिएट थोड़े पूछे हैं। दोनों में रिलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो चार्ज कितने टाइप के हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, दो ही है ना। और चार्जेस की बात करें, चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब आप लोग मुझे पहले एक बात बताइए कि कोई भी मॉलिक्यूल चार्ज होगा तब ज़्यादा स्टेबल होगा कि न्यूट्रल होगा तब। क्योंकि एटम क्या चाहते हैं, एटम और मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल रहना चाहते हैं, है ना। तो अब ध्यान से देखो जरा, मान लो कि हमारा ये स्टेट न्यूट्रल वाला है,
हम ये न्यूट्रल स्टेट है हमारा, ठीक है। अगर कोई निगेटिव स्पीसीज बना तो इसके ऊपर होगा कि नीचे होगा? निगेटिव चार्ज अगर बना तो क्या होगा? वो न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होगा, और पॉजिटिव होगा तब नीचे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? तो हमारा ये होगा कि अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है देन इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर, उल्टा काहे बन रहा, ये इधर और ये इधर। क्लियर कट है ये बात? ये सबको पता है। बीच का स्टेट क्या है? ये न्यूट्रल है। हर एलिमेंट क्या चाहेगा? न्यूट्रल रहना कि पॉजिटिव चार्ज हो जाना, न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज हो जाना? न्यूट्रल चाहेगा ना। सो न्यूट्रल जाने के लिए इसको ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा कि नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा? और इसको ऊपर से नीचे। चिपका दिए तो गड़बड़ लग रहा है ना। ये अगर इधर जाए तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, और ये ऊपर से कहाँ है? नीचे है तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। क्लियर कट बात है ना। अब अगर आप चाहते हो कि ये नीचे आए तो इसके इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना पड़ेगा ना, बोलो। तभी ना इलेक्ट्रॉन को खींचोगे बाहर तो नीचे आएगा। और इसको क्या करना पड़ेगा? पंप करना पड़ेगा इसको इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कौन लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ध्यान से देखो, कोई पॉजिटिव चार्ज था, हमने उसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन दोगे तो निगेटिव दे रहे हो ना, तो न्यूट्रलाइज हुआ कि नहीं होगा? न्यूट्रलाइज हुआ तो चार्ज घटा कि बढ़ा? पहले चार्ज था, तुमने इलेक्ट्रॉन दे तो चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव का घटा ना भाई। 10 निगेटिव चार्ज थे, उसको तुमने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब कितना चार्ज बचा? 5 बचा, तो घटा कि बढ़ा? 10 पॉजिटिव चार्ज थे, 9 निगेटिव, उसको 9 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब कितना चार्ज बचा? घटा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? घटा। घटा। निगेटिव में करो, निगेटिव के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, हमने उसमें से 9 निकाल दिए। निगेटिव चार्ज घटा कि बढ़ा? घटा ना। पॉजिटिव को दिए तब घटा, और निगेटिव का निकाले तब घटा। ये बात है ना। दोनों में घटा, तो घटा तो कहाँ है? घटने के बाद इस डैश लाइन पे है ना, न्यूट्रल की तरफ। तो स्टेबलाइज होने है कि डिस्टेबलाइज होने है? तो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो और चार्ज चाहे निगेटिव हो, घटेगा मैग्नीट्यूड चार्ज का तब स्टेबलाइज होगा। चाहे पॉजिटिव का चार्ज हो वो भी घटना पड़ेगा मैग्नीट्यूड उसका, निगेटिव चार्ज हो तभी उसका भी मैग्नीट्यूड क्या करना पड़ेगा? घटना पड़ा ना, तभी तो स्टेबल हुआ। तो बताओ स्टेबिलिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में क्या रिलेशन हुआ? डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? चार्ज ज्यादा होगा तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगा तब? तो कम होगा तो डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली होगा ना। जितना कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यही तो बात बता रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि कोई भी चार्ज स्पीसीज है तो चार्ज जितना मिनिमम होगा स्टेबिलिटी उतना मैक्सिमम होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सबको समझ में आया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है वो भी कम करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो भी कम करना पड़ेगा, ताकि दोनों किधर की तरफ मूव करें? न्यूट्रल की तरफ कि पॉजिटिव की तरफ? न्यूट्रल की तरफ। और जो न्यूट्रल हो जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल है। सो पहली बात हमारा ये पहला पार्ट हो गया, ए पार्ट, कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इधर लिख दे रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो अभी अभी हुआ है ना। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो अगर मान लो चार्ज पॉजिटिव था और नीचे आ गया, यहाँ से पॉजिटिव और बढ़ेगा तो और नीचे जाएगा ना, तो इससे बहुत दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घट गई। ये और ऊपर चलाएगा तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, फिर स्टेबिलिटी क्या हो गई? घट गई।
और स्टेबिलिटी, अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। बात हो गया समझ में ना। अब पहली चीज़ क्लियर हो गया सबको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जितना कम चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतना घटेगा। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? अब एक चीज़ देखो, इधर देखो, वही सेम चीज़ एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस करना, ज़्यादा नहीं। हमने अभी आपको यहाँ बताया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और कैटायन के बारे में भी बात करनी है हमको ना, अभी बात हुआ नहीं, हमारा पूरा नहीं हुआ था। हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को नीचे ला रहे हैं ना, और पॉजिटिव चार्ज को ऊपर, यही कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब आप लोग बताओ ये स्टेबलाइज कब होगा, जब यहाँ प्लस आई लगाएंगे कि माइनस आई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन था? माइनस आई था, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन था? प्लस आई, है ना। सो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? प्लस आई के है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? माइनस आई के। तो हम पहला देखो स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्लियर है? और अगर यही हम उसकी बात कर लें नेगेटिव चार्ज की, तब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज में क्या लिखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, माइनस वाला ऊपर होगा और प्लस वाला नीचे। अब एक चीज़ और यहाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट कॉन्सेंट्रेट करना। अगर हम इसमें प्लस आई ग्रुप लगा देते तब क्या होता? डिस्टेबलाइज की स्टेबलाइज, और इसमें माइनस आई लगा देते हैं, ये भी डिस्टेबलाइज होता। माइनस आई ग्रुप लगाने से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा था कि घटा था? बढ़ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। यहाँ प्लस आई ग्रुप लगाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, फिर स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। सो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करें पॉजिटिव के लिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, और स्टेबिलिटी में जाकर क्या हो जाएगा? उल्टा। समझ गया ना? तो यहाँ एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्लस प्लस को स्टेबलाइज करता है, माइनस माइनस को। अच्छे से यही पूरा कंक्लूजन निकला ना, कि पॉजिटिव वाले डोनेटिंग वाले प्लस को स्टेबलाइज करते हैं और नेगेटिव वाले माइनस को। बना लो, नेगेटिव वाले का भी लिख देना, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। दिस मच इजी वॉज दिस। अब इसी पे पूरा जो बाकी एप्लीकेशन है इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, बी हो गया और ये सी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पहला, दूसरा प्लस आई की माइनस आई, और तीसरा प्लस प्लस को स्टेबलाइज करेगा और माइनस माइनस को। बस इतनी सी बातें हैं। बन गया? तो अब दूसरा एप्लीकेशन लिख लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन वही है ना, एप्लीकेशन तो अब चालू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए अब आप लोग बताना है, अब सब कुछ पता है आपको, कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे? प्लस आई कि माइनस आई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा होगा,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन काम करता है, प्लस आई, और विड्रॉइंग कौन करता है, माइनस आई। तो रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? सीधे सीधे हमें पता है कि कौन इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। सो एक क्वेश्चन दे रहा है, इसमें आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल have highest electron density? ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एग्जाम्पल दे, ये मान लो हमने O माइनस बना दिया, इधर हमने लगा दिया CH3, ठीक है, माइनस लगा दिया, इधर लगा दिया NH3 प्लस, O पे माइनस लगा दिया, इधर लगा दिया टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये, और एक में केवल माइनस लगाया और कुछ नहीं लगाया। सो किसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? कैसे बताओगे किसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? उसमें डोनेटिंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग है, NH3 प्लस वाला माइनस आई है ना, तो घटा देगा ना। मिनिमम इसके पास है, इसके पास क्या है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके पास मैक्सिमम है भाई। क्यों इसके पास मैक्सिमम है? टर्सरी है ना, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, टर्सरी। तो टर्सरी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ना यहाँ पे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, ना कि इसके पास, मिनिमम इसके पास है। बना लो, ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे कि डोनेटिंग कौन सा और विड्रॉइंग कौन सा है। अभी पूरी एसिडिटी बेसिडिटी जो लिख रहे थे ना, इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, या ज़्यादा एसिडिक होगा, या कम बेसिक होगा, जो भी होगा इसी पे डिपेंड करेगा। क्लियर? सो अब अगला एप्लीकेशन हेडिंग डाल कर छोड़ दो, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है।